नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो चुके हैं। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कोई 48 घंटे पहले ट्विटर पे ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिसंबर को आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और अभी कुछ देर पहले चंद्रशेखर बावनकुले, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, वो आज़ाद मैदान का जायजा लेने गए थे। वहां पर कुछ एक विधायक और नेता और भी गए थे। सवाल उठता है कि जिस तरह की प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, आपको मालूम है महायुति को करीब करीब 234 सीटें मिली, 50 पर महाविकास अघाड़ी सीमित हो गई, और उसके बावजूद, इतनी प्रचंड जीत मिलने के बावजूद 10 दिन हो गए, आखिर सरकार के मुखिया का नाम का ऐलान और महागठबंधन महायुति में सारी चीज़ों को लेकर इतना उठापटक क्यों हो रही है। पूरे देश की निगाहें इस बात पर लगी है कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चयन करने में भारतीय जनता पार्टी को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि जब इतनी प्रचंड जीत, और खास करके महायुति जो गठबंधन बना था, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस का, तीनों नेताओं में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तीनों नेताओं ने मिलकर के टिकटों का बंटवारा इतनी अच्छी तरीके से किया, चुनाव परिणाम ऐसा आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी समेत महायुति ने भी शायद ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि उन्हें इस तरह की सीटों से महाराष्ट्र की जनता नवाजेगी। बहरहाल नतीजे तो आ चुके हैं, उस पर सवाल कई उठ रहे हैं, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, कैसे हुआ, लेकिन नतीजे आ चुके हैं। और असलियत यह है कि 288 सीटों में 234 सीटें महायुति के पास हैं, 50 सीटें महाविकास अघाड़ी के पास हैं, और बाकी बची हुई इंडिपेंडेंट्स और दूसरे लोगों के पास है। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में सरकार बनाने में अड़चन क्या है। तीनों नेता, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, दिल्ली आए थे, गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, बीजेपी अध्यक्ष से मिले थे। आपको मालूम है, अंदरूनी जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले एकनाथ शिंदे से आधे घंटे की अलग मुलाकात की, उसके बाद अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की। एक बात तो तय है, एकनाथ शिंदे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और 2.5 साल से, जितना मैं जानता हूं, जितने दिन वो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो लोग भी उनके करीबी हैं या महाराष्ट्र में उनकी कार्यशैली को जानते हैं, ठाणे में उनकी कार्यशैली को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि एकनाथ शिंदे 2-2.5 बजे के पहले कभी नहीं सोते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने आम लोगों से भी ये बात मैं लगातार पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में कह रहा था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद, अपने विधायकों को तोड़ने के बाद, एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से उनको बागी, बगावत, धोखा या गद्दार या जो भी उपाधि दी उद्धव ठाकरे ने, लेकिन बावजूद इसके एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद हासिल करने के बाद न वो आसमान पर उड़े, ना उन्होंने कभी मुख्यमंत्री जैसा बर्ताव अपने करीबी नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं के साथ किया। वो एकदम जमीन पर रह के ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे और लोगों से मिलते जुलते रहे। इसलिए ठाणे, कल्याण 2 जिलों के नेता होने के बावजूद एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों, खास करके जो लोग शिवसेना छोड़ करके आए थे, उनके साथ ऐसा रिश्ता और रास्ता बनाया था कि किसी से उनको कोई नाराजगी नहीं थी। और इस 2.5 साल में एकनाथ शिंदे को लोग के मुंबई, ठाणे, कल्याण या दूर दराज के इलाकों में भी एकनाथ शिंदे को लेके कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। उनका चेहरा आगे था, लाड़की बहना योजना उनके साथ खड़ी थी। और बहुत हद तक मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोग इस बात से कन्विंस हुए कि शिवसेना, जिसके हाथ में भी शिवसेना है, उसका नेचुरल एलाई जो है, गठबंधन जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हो सकता है। वजह इसकी यह है कि जो हिंदुत्व की बात करने वाली बात, सावरकर की बात करने वाली बात, बाला साहब ठाकरे को जिंदाबाद कहने वाली बात, वो शायद कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के साथ गठबंधन करके शिवसैनिकों को वो बात नहीं आएगी। ये बात ठीक है कि बीजेपी ने शिवसेना को जिस तरह से तोड़ा था, वो एक अलग बात है, लेकिन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी नेचुरल एलाई हैं और उनके वोट बैंक एक हैं, ये साबित हो गया इस चुनाव में। दूसरी बात ये कि उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के लोकसभा चुनाव का जो था, उसमें सिंपैथी भी थी, उसमें आरक्षण का मामला भी था, उसमें संविधान का मामला, आरक्षण और संविधान का मामला महाराष्ट्र के चुनाव में कतई कोई मुद्दा नहीं था। तो बात यह है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने सरकार चलाई,
जिस तरह से लाड़की बहना योजना को अगस्त में लाया, 4 महीने में पैसे दिया और उसका प्रचार प्रसार किया, और ओपनली मैंने बहुत कम नेताओं को देखा या सुना, ओपनली एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं देना बैंक हूं, मैं देता हूं, लेना बैंक नहीं हूं। और पूरे महाराष्ट्र के लोग ये जानते हैं कि आज तक के महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस में जितनी इनकमिंग उतनी आउटगोइंग एकनाथ शिंदे में है। और एकनाथ शिंदे लोगों में पैसा बांटने में, समय बांटने में, लोगों का काम करने के लिए एक नंबर के आगे रहते हैं। तो एकनाथ शिंदे ने पिछले 2.5 साल में अपनी एक इमेज जो मुख्यमंत्री के तौर पर बनाई, उनका चेहरा आगे करके महायुति ने जो चुनाव लड़ा और महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे आए उससे, और जो स्ट्राइक रेट है और जिस तरह से शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, उससे एकनाथ शिंदे के शिवसेना विधायकों की जो संख्या है 56, वो जो बात आती है वो एकनाथ शिंदे को बहुत मजबूत करती है। तो पहला तो एकनाथ शिंदे, चूंकि आपने सुना होगा अमित शाह ने एक बार महाराष्ट्र के इलेक्शन में शुरुआती दौर में उन्होंने कहा था देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात, बाद में एकनाथ शिंदे ने, शायद मुझे मालूम नहीं लेकिन सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने इस पर ऐतराज जताया कि अभी चलता हुआ चुनाव और मैं खुद मुख्यमंत्री हूं, मैं खुद चेहरा हूं, उसके बाद से इस तरह की बातें करने से मेरे मतदाताओं में या मेरी पार्टी के नेताओं में गलत संदेश जाएगा। तो फिर बाद में कहा जाने लगा कि चुनाव का नतीजा आएगा, तीनों पार्टियां बैठेंगी और तय करेंगी। एकनाथ शिंदे का दावा मुख्यमंत्री पद पर बनता तो है क्योंकि उनके नाम पर लड़ा गया, उनकी सारी योजनाएं हैं, उनके कार्यकाल का उनका दावा बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार उन्हें बना चुकी है और उनको बनाने के लिए उसने शिवसेना में तोड़फोड़ की थी। शिवसेना, उद्धव ठाकरे भले ही ये कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये दिखाना चाहती थी कि मुख्यमंत्री पद उसके लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे को वो मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहती, वो उद्धव ठाकरे को छोड़ के आए व्यक्ति को भी दे सकती है, लेकिन सिद्धांत उसका होना चाहिए, वो शिवसेना वो होनी चाहिए जो कांग्रेस के साथ समझौता न करे, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसका समझौता शुरू से रहा है, जो बाला साहब ठाकरे की लिगेसी पर जो चलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ चलेगी, उसको मुख्यमंत्री बना देगी, उसके पास विधायक कम भी होंगे। ये संदेश देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी और उसने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। एकनाथ शिंदे भी ये जानते हैं कि जिस तरह की बम्पर जीत, स्ट्राइक रेट बीजेपी को मिला है, ऐसी स्थिति में जब पूर्ण बहुमत से 10-12 सीटें कम है, भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों में आपने देखा कितनी सीटें कम थी, वहां सरकार उसने गिरा के बना ली, महाराष्ट्र में खुद बना ली, तो ये 10-12 सीटें बीजेपी के लिए यहाँ दिल्ली और मुंबई से क्या है, एक चुटकी में बीजेपी सरकार बनाने के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं, ना अजीत पवार की, ना एकनाथ शिंदे की। ये बात अजीत पवार भी अच्छी तरह समझते हैं, एकनाथ शिंदे भी अच्छी तरह समझते हैं। एकनाथ शिंदे मामला पेंच जो फंसा है, पहली बात तो ये है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, वैसे मैं तो नहीं मानता, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं करीब 20 से 22 जिलों में गया, ज़्यादा ही गया हूँगा। मैंने जितने भी होर्डिंग और पोस्टर देखे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का वो साफा वाला पोस्टर मैंने देखा, और महाराष्ट्र के किसी दूसरे नेता का मैंने पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की कोई होर्डिंग पोस्टर नहीं देखा। इस लिहाज से देवेंद्र फडणवीस का दावा पुख्ता है और उन्हें ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार अपने अपने विधायकों को बुलाकर उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई, अपने को नेता बना लिया। एकनाथ शिंदे अपने विधायक दल के नेता चुने गए, अजीत पवार अपने विधायक दल के नेता चुने गए। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक आज तक नहीं हुई। अभी शाम को खबर आई है कि निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी, अब आप जानते ही इन दोनों नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संगठन में या राजनीतिक तौर पर या सांगठनिक तौर पर कितना महत्व है आप खुद ही जानते हैं, कहने वाली बात नहीं। विजय रूपानी का क्या है और निर्मला सीतारमण का क्या है, लेकिन इन लोगों को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया गया। तो ये वहां जाके कितना फैसला लेंगे पर्यवेक्षक, आपको खुद पता है। केंद्रीय नेतृत्व ने क्या तय किया है अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक बात ये कही जा रही थी कि संघ चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अमित शाह और उनके लोगों का जो 10 साल से पार्टी पर पूरा डोमिनेंस है, उसको थोड़ा कम करने के लिए संघ अपने किसी आदमी को, संघ नागपुर के देवेंद्र फडणवीस है इसलिए वो करीबी माने जाते हैं, इसलिए वो राष्ट्र, ये सब
बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं। बीच में एक एमपी का नाम चला दिया गया था सोशल मीडिया पर कि चौंकाएगी मध्य प्रदेश या राजस्थान की तरह भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से बीजेपी ने अपने नेता का चुनाव करने में देरी की है, उसमें उस वजह से ये लगता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में चौंकाया अपने मुख्यमंत्रियों का नाम आगे करके, वैसा शायद, वैसे तो चौंकाया योगी आदित्यनाथ का नाम भी, केशव मौर्य पूरी तैयारी कर लिए थे पार्लियामेंट में। केशव मौर्य तबीयत खराब हो गई थी जब गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि केशव जी तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आदमी तैयारी तो करता है, जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसका एक क्लेम बनता है कि वो बनेगा। तो योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह चौंकाने वाला ही नाम था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी 5 साल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सरकार बनने के बाद, एक नाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद ऐलानिया तौर पर वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व के कहने पर, दिल्ली आला कमान के कहने पर उन्होंने वो भी मंजूर कर लिया। और एक नाथ शिंदे जो उनकी कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर थे और वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके अंडर में वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए देवेंद्र फडणवीस, केवल पार्टी के कहने पर। तो अब किसी भी स्थिति में मेरे समझ से जो स्वाभाविक दावा है वो देवेंद्र फडणवीस का है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर उन्हें आसीन होना चाहिए। जिस तरह का चुनाव लड़ा गया, जिस तरह की उन्होंने सारी व्यवस्था की, जिस तरह का उनका चेहरा था, जिस तरह की सीटें आई हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि 10 दिन नतीजे आ गए, अगर देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना है और एक नाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के साथ सरकार बनानी है, तो फिर इतना लेट क्यों हो रहा है? दरअसल सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सरकार बनाना चाहती है, न सिर्फ अपना मुख्यमंत्री का, तो उसका क्लेम कहीं से भी जायज है, क्योंकि इन दोनों की जितनी सीटें मिलकर पवार और एक नाथ शिंदे की, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नाथ शिंदे को क्या देगी? एक नाथ शिंदे का कहना है कि जब मैं सीएम बना तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बने और इनके पास गृह मंत्रालय था। मैं अगर डिप्टी सीएम इनके अंडर में बनता हूं तो गृह मंत्रालय मेरे पास होना चाहिए। यहीं पर पेच अटका हुआ। बीजेपी किसी भी राज्य में किसी भी सहयोगी दल को गृह मंत्रालय देने पर राजी नहीं हो सकती है और यहीं से एक नाथ शिंदे की तबीयत खराब होने का खेल शुरू होता है। एक नाथ शिंदे जो 2:30 बजे के पहले वर्कोहलिक उनको कहा जाता है, जो पूरे 2.5 साल में चीफ मिनिस्टर रहते, जिस आदमी ने रेस्ट नहीं किया, पूरे चुनाव प्रचार में रेस्ट नहीं किया, वो अपने तबीयत खराब होने पर सतारा गांव चले गए और सतारा से लौट के ठाणे आए। अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, ठाणे घर में है, लेकिन वो बैठक भी उन्होंने रद्द कर दी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी उनको ये एश्योरेंस नहीं मिला है कि गृह मंत्रालय उनको मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत से मुंबई पुलिस और गृह मंत्रालय का महकमा अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। पेंच यहीं पर अटका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले में एक नाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुछ सीटों का भी ऑफर किया है, कुछ अच्छे मंत्रालयों का भी ऑफर किया है, लेकिन एक नाथ शिंदे डीसीएम यानी डिप्टी सीएम बनने की दशा में गृह मंत्रालय भी अपने पास चाहते हैं। उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं कि देवेंद्र फडणवीस ABCDEF कौन भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, ये उसका फैसला है, लेकिन वो सरकार में शामिल होने की शर्त पर गृह मंत्रालय के लिए अभी अड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी उनको इस मामले में किसी तरह का कोई सकारात्मक संदेश नहीं मिला है। बहरहाल वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये तो कह दिया कि बीजेपी जो फैसला करेगी सीएम पर वो मंजूर है, लेकिन उन्हें क्या चाहिए ये उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया और इस पर अभी बात नहीं बन पा रही। बहरहाल 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना तय है। शादी की डेट फिक्स है, अभी दूल्हा तय नहीं हुआ है। 4 तारीख को निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी, 3 तारीख को विजय रूपाणी, 4 तारीख को विधायक दल की बैठक विधान भवन में होने की बात है और वहां बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और जहां तक मुझे लगता है 99.9% देवेंद्र फडणवीस ही चुने जाने चाहिए, क्योंकि संघ का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त है, ये बात सब लोग जानते हैं। बावजूद इसके बीजेपी में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फैसला अमित शाह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं और संघ प्रमुख से मिल के लेते हो या आपस में लेते हो, मुझे लगता है कि पार्टी अध्यक्ष को भी बाद ही में पता चलता होगा। बहरहाल इसमें सारे चीज़ में ये है, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ
कि मैं बारामती गया था। बारामती के लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो उनका फंडा एकदम क्लियर था, मेरे कार्यक्रम में भी आपने देखा होगा। वो हमेशा ये कहते थे कि दिल्ली की राजनीति पवार साहब और सुप्रिया ताई, महाराष्ट्र की राजनीति और विधायक और विधानसभा, बम्बई की राजनीति अजीत दादा। और दूसरी बात ये, वो हमेशा ये बात बारामती के लोग एकदम क्लियर थे कि सरकार इधर की बने चाहे उधर की बने, अजीत दादा डिप्टी सीएम बनेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास होगी और पुणे के प्रभारी मंत्री वो रहेंगे। तो इस मामले में शरद पवार तो किनारे लग गए। जिस आदमी ने पिछले 60 साल महाराष्ट्र की राजनीति जिसके इर्द गिर्द घूमती रही, वो इस चुनाव में किनारे चले गए। शरद पवार की बढ़ती सेहत या जो भी कारण रहा हो, या उनके ज़्यादातर लेफ्टिनेंट जो विश्वासपात थे वो अजीत दादा के, अजीत पवार के साथ आए, इसलिए जनता ने अजीत पवार को ही मेन, पवार की पार्टी महाराष्ट्र के स्तर पर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए शरद पवार का जो उत्तराधिकारी है वो अजीत पवार को चुना है। दिल्ली की राजनीति के लिए उन्होंने सुप्रिया सुले को लोकसभा चुनाव में चुन दिया था। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार ने करीब करीब इस बार वही जगह ले ली है जो शरद पवार हमेशा लिए रहते थे। अजीत पवार विधायकों की ऐसी संख्या के साथ आए हैं, उनके दोनों हाथ में लड्डू है। एक नाथ शिंदे अगर सीएम बने तो भी वो डिप्टी सीएम बनेंगे, और अगर बीजेपी का सीएम बने तो भी वो डिप्टी सीएम बनेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री उनका शौकिया विभाग है, हमेशा से रहा है, मुझे लगता है इस बार भी उन्हें ही मिलेगा। और अच्छा ये हुआ कि जिस अजीत पवार पर पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता लगातार भ्रष्टाचारी और नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी और क्या क्या कहते थे, अजीत पवार और उनके साथियों, वो सारे के सारे अजीत पवार लेके एनडीए में आ गए। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। सुशासन वाली एनडीए की सरकार के डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार भी शपथ लेंगे। तमाम उनके नज़दीकी लोग जिनके ऊपर तमाम सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के रेट पहले पड़ा करती थी, वो सब के सब महाराष्ट्र चुनाव में धुल के सामने आ गए, और वो सब अब बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति के प्रणेता के तौर पर एनडीए में शामिल होकर, पहले 10 साल उधर कांग्रेस के साथ, ऊपर की पार्टी बदल गई, नीचे की पार्टी एनसीपी और अजीत पवार उनके लोग वैसे ही हैं, अब फिर 5 साल वैसे ही चलेंगे। भारतीय राजनीति में डिप्टी सीएम के तौर पर सबसे ज़्यादा वक्त तक काम करने का रिकॉर्ड भी मुझे लगता है कि अजीत पवार के नाम दर्ज हो जाएगा। अजीत पवार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिसंबर की सुबह शपथ ग्रहण हो या 5 दिसंबर की शाम हो, 5 को नहीं 15 का भी हो, उनका कहीं कोई बयान नहीं, उनका कहीं कोई बात नहीं, वो एकदम मस्त और उनकी पार्टी के लोग एकदम खुश नज़र आ रहे। एक नाथ शिंदे की पार्टी के लोग ये मानते हैं कि चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा गया, उनकी योजनाओं, उनके काम पे लड़ा गया, और 2.5 साल में जो मेहनत एक नाथ शिंदे ने की थी, बहुत हद तक ये रिजल्ट उनकी मेहनत का परिणाम है। उसका वो चाहते थे कि उन्हें सीएम पद मिले, और न मिले तो कम से कम डिप्टी सीएम होम मिनिस्ट्री के साथ मिले। देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी उधेड़-बुन में लगी है। शिंदे की तबीयत खराब और अच्छी होती जा रही है, दिल्ली से संदेशा आने का इंतज़ार है। इस बीच कुछ ही घंटे बचे हैं। 5 तारीख की आज़ाद मैदान में शपथ विधि का ऐलान हो चुका है, प्रधानमंत्री के शामिल होने का ऐलान हो चुका है, लेकिन शपथ ग्रहण कौन करेगा इसका ऐलान नहीं हुआ है। देश में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह भी अच्छा मजाक है कि इतनी बहुमत से जीतने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी के विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया, क्योंकि अब विधायक नेता नहीं चुनते हैं, दिल्ली से नाम जाता है और उसे चुनना पड़ता है। ये परंपरा, प्रक्रिया एक समय कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी के ज़माने में थी, अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। सिर्फ चेहरे बदलते हैं, चरित्र सत्ता का और सियासत का एक ही रहता है। नमस्कार।